नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न के कारक और अकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो देखिए, किसी भी लग्न के कारक और अकारक ग्रहों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों वो कारक हैं और क्यों वो अकारक हैं। इसकी ज़रूरत हमें केंद्र त्रिकोण राजयोग देखते समय पड़ती है, क्योंकि अगर कारक ग्रहों से राजयोग बनता है तो वो राजयोग बहुत अच्छा होता है। ठीक, और इसकी आवश्यकता हमें तब भी पड़ती है जब हम देखते हैं कि कोई ग्रह बली है कि कमज़ोर है। जैसे जो कारक ग्रह हैं अगर बली होंगे जन्म पत्री में तो वो अच्छा फल देंगे, और जबकि अकारक ग्रह अगर कमज़ोर होंगे तब वो अच्छा फल देंगे। ठीक, और इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके बाद दशा अंतरदशा देखने में भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो कारक ग्रह होते हैं वो अपनी दशाओं में अंतरदशाओं में अच्छा फल देते हैं, जबकि अकारक ग्रह जो होते हैं वो अपनी दशाओं अंतरदशाओं में परेशानी करते हैं, खराब फल देते हैं। तो इसलिए कारक और अकारक ग्रह किसी भी लग्न का देखना बहुत ज़रूरी रहता है और जानना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक, तो देखिए, पहले मैं नियम बता देता हूँ कि किसी ग्रह को किस आधार पे कारक और अकारक देखा जाता है। तो उसमें ये 4 नियम हैं, इनके आधार पे ग्रहों को कारक और अकारक लग्न में देखा जाता है कि लग्न के कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से अकारक ग्रह। तो सबसे पहला नियम है केंद्र के स्वामी। केंद्र अर्थात ये चारों भाव हैं केंद्र, इनके स्वामी अपनी शुभता और अशुभता खो देते हैं। अर्थात अगर केंद्र का स्वामी, इन चारों भावों केंद्र के स्वामी जो हैं वो अपनी शुभता, अगर शुभ होंगे, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होंगे तो अपनी शुभता खो देगा, और अशुभ ग्रह होंगे तो अपने अशुभता खो देंगे। जैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं कौन कौन से? चंद्र और बुध भी मान लीजिए, शुक्र, गुरु। तो अगर वो केंद्र के स्वामी होंगे, केंद्र की राशियों के स्वामी होंगे तो उनकी शुभता समाप्त हो जाएगी। ठीक, और इसी के साथ साथ अगर पाप ग्रह अर्थात शनि और मंगल अगर केंद्र के स्वामी होंगे तो उनकी अशुभता चली जाएगी, अर्थात वो शुभ हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह होता है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, अर्थात हमेशा कारक होते हैं। त्रिकोण स्वामी ये, एक तो लग्न भी त्रिकोण है, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। और उसके बाद दूसरा त्रिकोण ये है 5वां भाव, और तीसरा त्रिकोण ये है 9वां भाव। तो इनके स्वामी हमेशा शुभ ही कहलाते हैं, शुभ ही होंगे, शुभ ही माने जाएंगे। ठीक है, चाहे वो शुभ ग्रह हो जैसे चंद्र हो, बृहस्पति, शुक्र हो, और चाहे पाप ग्रह हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, इनके स्वामी अगर हैं तो वो जन्म पत्री में कारक ग्रह ही माने जाएंगे, शुभ ही ग्रह माने जाएंगे। ठीक, तो उनसे बनने वाले योग अच्छे फल देंगे, उनसे बनने वाले केंद्र त्रिकोण के राजयोग भी अच्छे फल देंगे। ठीक है, और वो ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में भी अच्छा फल देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, दूसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, ये दोनों स्वामी क्या होते हैं? इन दोनों भावों के स्वामी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल अर्थात तटस्थ, कि इन भावों के स्वामी होने से उनको कुछ नहीं होता,
उनकी जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से फल करेंगे, या उनकी दूसरी राशि, जैसे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रह दूसरे दो दो राशियों के स्वामी हैं, तो उनकी ये राशि तो न्यूट्रल हो गई, और दूसरी राशि जैसी होगी जिस भाव में होगी उस भाव के हिसाब से फल करेंगे। ठीक। और उसके बाद क्या, 3, 6, 11 भाव के स्वामी, तीसरा भाव ये, छठा भाव ये, और 11वां भाव ये तीनों अच्छे तीनों, ये तीसरा भाव ये, छठा भाव ये, 11वां भाव ये, तो ये तीनों अच्छे भाव नहीं हैं। तो इनके स्वामी जो होंगे वो हमेशा पापी ही कहलाएंगे, अर्थात अकारक ही होंगे। ठीक। तो ये नियम है कुछ ग्रहों के कारक और अकारक देखने के लिए। उसके बाद आगे मैं समझा देता हूँ कि मेष लग्न में कौन कौन सा ग्रह कारक बनेगा और क्यों। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य जो है, सूर्य कहाँ है, ये त्रिकोण में है, त्रिकोण का स्वामी है। क्योंकि सूर्य त्रिकोण का स्वामी है तो ये हमेशा शुभ अकारक कारक ग्रह माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा कारक ग्रह माना जाएगा, तो इसलिए इससे बनने वाले जो भी योग होंगे वो अच्छा फल देंगे। ठीक। और इसके साथ इसकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर ये अच्छे शुभ है और इसकी जन्म पत्री में स्थिति भी अच्छी है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में हमेशा शुभ फल ही करेगा। ठीक। क्योंकि हमने कहा कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, पहले अभी बताया है ये नियम। ठीक। उसके बाद देखिए, चंद्र जो है इसमें केंद्र का स्वामी है। तो भी हमने ये नियम बताया कि जब जो केंद्र के स्वामी होते हैं वो अपनी नैसर्गिक शुभता और अशुभता खो देते हैं। ठीक। तो इसमें ये चौथे भाव का स्वामी होने के नाते ये एक पापी ग्रह, अकारक ग्रह हो गया। ठीक है। तो ये चंद्र जो है मेष लग्न की जन्म पत्री में एक अकारक ग्रह होगा। तो ऐसा है कि चंद्र का कमज़ोर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्र मन का भी कारक होता है और एक तरह से एक लग्न भी होता है। ठीक। तो चंद्र का कमज़ोर होना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर मेष लग्न की जन्म पत्री है और चंद्र कमज़ोर है तब भी वो अच्छा फल दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक अकारक ग्रह है। अकारक ग्रह अगर कमज़ोर होंगे जन्म पत्री में तो भी अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जो अकारक ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं जन्म पत्री के, वो अगर कमज़ोर होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो मेष लग्न की जन्म पत्री में चंद्र कमज़ोर होने से भी अच्छा फल मिल सकता है। और क्योंकि ये अकारक है इसलिए। और उसके बाद वो जो मन का वो कारक होता है, चंद्र जिन जिन चीज़ों का कारक होता है, अगर वो अन्य योगों से वो कंपनसेट हो रही हैं, अर्थात उनकी क्षतिपूर्ति हो रही है, तो चंद्र के अकारक होने से भी जन्म पत्री में, कमज़ोर होने से भी जन्म पत्री में अच्छा फ़ायदा हो सकता, अच्छी हो सकती है। ठीक। उसके बाद देखिए, मंगल जो है, मंगल इसमें एक लग्न का स्वामी है और एक इसका अष्टम भाव का स्वामी है। तो हमने पहले कहा कि त्रिकोण के स्वामी, क्योंकि लग्न त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है, तो त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ होता है। तो इसलिए मंगल कारक ग्रह माना जाएगा मेष लग्न की जन्म पत्री में। और उसके बाद ये इसकी दूसरी राशि है, अष्टम भाव में है, लेकिन एक तो ये त्रिकोण के स्वामी होने से ये शुभ है, और उसके बाद ये कि इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, तो इसलिए इसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ लग्न में स्थित है, इसलिए इसमें अशुभता नहीं आएगी, ये एकदम कारक ही ग्रह होगा। तो इसलिए ये अगर बलवान होगा तब अच्छा होगा, और अगर योग बनाएगा, केंद्र त्रिकोण के योग इसके साथ बनेंगे और जन्म पत्री में अन्य योग बनेंगे, मंगल के साथ जो योग बनेंगे तो वो योग अच्छे फल देंगे। ठीक। और उसके बाद देखिए, बुध जो है, बुध इसमें
इस तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो क्योंकि ये दोनों जो हैं अच्छे भाव नहीं है, अशुभ भाव हैं, तो इसलिए दो दो अशुभ भावों का स्वामी होने के नाते मंगल मेष लग्न की जन्म पत्री में बहुत ही पापी ग्रह हो जाता है, बहुत ही अकारक ग्रह हो जाता है। ठीक, तो अगर क्योंकि ये बहुत अकारक ग्रह है तो ये अगर जन्म पत्री में कमज़ोर रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। अगर ये जन्म, क्योंकि ये इतना पापी ग्रह है, अकारक ग्रह है, तो ये अगर कमज़ोर होगा तो ये जातक के लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखिए जो गुरु है, गुरु इसमें इस 9वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। ठीक, तो 12वें 9वें भाव का स्वामी होने के नाते ये, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, और जो 12वां भाव है पहले हमने कहा कि ये न्यूट्रल होता है, तो ये इसके स्वामी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये अपनी इसका स्वामी दूसरी राशि का फल देता है, तो इसलिए ये इसका ही फल देगा, त्रिकोण का ही फल देगा, तो इसलिए ये जो है शुभ ग्रह है। ठीक, मेष लग्न की जन्म पत्री में ये शुभ ग्रह है। उसके बाद देखिए शुक्र जो है दूसरे भाव का स्वामी है, ये क्योंकि यहाँ वृष राशि है, और इस 7वें भाव का स्वामी है। इसका स्वामी होने से ये न्यूट्रल हुआ, और लेकिन ये केंद्र का स्वामी होने से, क्योंकि शुभ ग्रह है तो ये अपनी शुभता खो देता है। केंद्र का स्वामी शुभ हो तो अपनी शुभता खो देते हैं, और अशुभ हो तो अपनी अशुभता खो देते हैं, तो ये इसकी शुभता चली जाएगी और ये एक अशुभ ग्रह, अकारक ग्रह हो जाएगा। लेकिन एक बात ये इसका ध्यान देने योग्य है, क्योंकि शुक्र जो है सभी सुख सुविधाओं का कारक होता है जन्म पत्री में, इसलिए अगर ये बलवान होगा, इसका कमज़ोर होना ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर ये बलवान होगा, बलवान होकर त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण से संबंध बनाए, इनसे संबंध बनाए, तो वो तब ये शुक्र शुभ फलदायी होगा और ये केंद्र त्रिकोण का योग भी बना देगा। क्योंकि शुक्र जो है बहुत ही वो भोग कारक ग्रह है, बहुत सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह है, तो इसलिए इसका कमज़ोर होना अच्छा नहीं होगा। और ये क्या नाम है कि अगर किसी तरह बलवान होगा और बलवान होकर त्रिकोण से संबंध बनाएगा तभी अच्छा फल करेगा, और अगर कमज़ोर होकर त्रिकोण से संबंध बनाएगा तो ये अच्छा फल नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए ये जो शनि है, शनि इसका स्वामी 10वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। तो 10वें ये केंद्र का स्वामी होने से इसकी अशुभता चली जाती है, लेकिन 11वें का स्वामी होने से इसकी फिर अशुभ हो जाता है। ठीक, तो इसलिए ये जन्म पत्री में ये अकारक ग्रह होगा, अशुभ ग्रह माना जाएगा, अशुभ ग्रह होगा। लेकिन क्योंकि ये कर्म भाव का स्वामी है और 11वां ये आय भाव का स्वामी, तो ये अच्छे धन के रूप के लिए ये भाव दोनों अच्छे हैं। तो अगर ऐसा शनि अच्छे शुभ प्रभाव में होगा, अर्थात ये इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, जैसे चंद्र शुक्र आदि की दृष्टि पड़ेगी, बुध, अगर बुध शुभ प्रभाव में है तो अच्छी दृष्टि होगी, तो ये धन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, तो किसी भी लग्न जन्म पत्री को देखते समय उसके कारक और अकारक ग्रहों को हमेशा ध्यान देना चाहिए, और किसी भी लग्न जन्म पत्री में जो कारक ग्रह हैं वो हमेशा बलवान होने चाहिए, और अकारक ग्रह हैं, अगर अकारक ग्रह हैं जो वो कमज़ोर होंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनके कमज़ोर होने से वो अशुभता की कमी होती है उनके साथ। उसके कारक तो जिसके कारक हैं उसकी कमी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक चीज़ अशुभता का भी कमी हो जाएगा, इसलिए उनके कमज़ोर होने से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुख्य रूप से कारक ग्रह जन्म पत्री के बलवान होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर बलवान हो के अच्छी स्थिति में ये कारक ग्रह जन्म पत्री के योग बनाते, जैसे केंद्र त्रिकोण का योग बनाते या अन्य योग बनाते हैं, तो वो बहुत ही योग प्रभावी होते हैं। जबकि अकारक ग्रहों से बने हुए योग अच्छा फल नहीं देते हैं, पूर्ण फल नहीं देते हैं। तो इसलिए हमेशा जन्म पत्री में किसी भी
चीज़ का फल देखने से पहले या उसका फलादेश करने से पहले हमेशा कारक और अकारक ग्रहों का ध्यान देना चाहिए। खास रूप से दशा अंतर्दशा का फलादेश करने से पहले कारक और अकारक ग्रहों का ध्यान देना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।